चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग डेली आपके 20 क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम लोग 10 बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना, मिनी टेस्ट के अलावा, है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा कब होगी, है ये जो सवाल है ये आप सभी के मन में बहुत भयंकर रूप से है ना, कि परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा का ऐसा है कि अभी हो सकती है, हो सकता है चुनाव से पहले नोटिफिकेशन आ जाए, चुनाव के बाद एग्जाम हो, लेकिन ये तय है कि आपकी जो एग्जाम है वो चुनाव के बाद ही होगी, है ना, चुनाव के बाद ही होगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, है ना, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, वरना ऐसा ना हो कि तैयारी ऐसी छूट जाए कि एग्जाम आए, है ना, और उसके बाद एक महीना मिलेगा। कितना महीना मिलेगा? केवल एक महीना मिलेगा। तो उस एक महीने में कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिएगा। एग्जाम जो है ना, जहां तक होगा चुनाव के बाद ही होगी, ये गारंटी है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम नहीं होगी, है ना, ये आप सभी को पता है कि आपने अगर प्री दी है, आप पास हुए हैं, तो जो मेंस है वो जरूर होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होगी, एग्जाम तो होगी, बस ये है कि थोड़ा लेट हो सकती है। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। आप तो बस डेली ये देखिए कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, तो 10 में से आपसे कितने बन रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है ध्यान देना है, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है, एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 7 सही 1/2 घंटे में वापस लौटता है, तो शांत जल में उसकी गति क्या होगी? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा? आप लोग बताइएगा। नावधारा वाला जो चैप्टर है उसकी शानदार ट्रिक है, उससे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, तो देखो हम लोगों ने ये सीखा था कि आपकी नावधारा वाली जो ट्रिक है उसमें यह है कि आपकी 3 चाल आपकी या 4 चाल आपकी रहती है। जैसे एक तो रहती है बहाव के विपरीत चाल, हम जिसको बोलते हैं धारा के विपरीत चाल। एक आपकी रहती है शांत जल में नाव की चाल। एक आपकी रहती है अनुकूल या बहाव के साथ जिसको बोला जाता है, और एक रहती है धारा की चाल। इनमें कनेक्शन ऐसा है कि विपरीत चाल और अनुकूल चाल को जोड़ करके 2 से डिवाइड करें तो शांत जल वाली चाल आ जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक चाल है आपकी 4, एक है 6, तो 4 6 को जोड़ा 10, 10 को डिवाइड किया तो 5 आ जाता है। 4 से 5 हुई तो क्या जोड़ेंगे? तो 1, ये आपकी धारा की चाल हो जाती है। इसी प्रकार से हमको यहाँ पर चाल निकालना है। अब उसने बोला कि बहाव के साथ 3 घंटे में 15 किलोमीटर। बहाव के साथ यानी कि ये चाल जो आएगी वो अनुकूल चाल आएगी। और चाल बराबर क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। समय कितना लगा उनको? 3 घंटे। तो कितनी चाल हो गई? 5। ये बहाव के साथ है, मतलब अनुकूल चाल है, तो अनुकूल चाल कितनी हो गई? 5 हो गई। अब 15 किलोमीटर गया है तो 15 किलोमीटर ही वापस आएगा, यानी कि ये जो 15 किलोमीटर है ये दूरी अब आते टाइम यानी कि विपरीत चाल में 7.5 घंटे में तय करता है। तो 7.5 का ये दुगना है, यानी कि विपरीत चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 और 5 को जोड़ना है और 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 5 2 7, 7 का आधा 3.5। तो शांत जल में चाल कितनी आ गई? 3.5। आपसे क्या पूछा था? शांत जल में कितनी गति होगी? तो शांत जल में गति होगी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? इस तरीके से आप लोगों को ये करना है। अगर आपसे पूछ ले कि धारा की चाल या उस जो बहाव है उसकी गति कितनी है, तो 2 से 3.5 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 1.5। तो आपसे धारा की चाल पूछ ले तो वो कितनी हो जाएगी? 1.5 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आपका टाइम एंड वर्क का। पढ़ना, इसे करने की कोशिश करना, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है। ए अकेला एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वह बी से 3 गुना तेज है, जबकि बी सी से 2 गुना तेज है। यदि सभी एक साथ काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है मेरे दोस्तों? ठीक है, चेक करना है, आंसर लाना है। 15 दिन, 12 दिन, 10 दिन या 8 दिन? क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है?
ठीक है, आज के 10 क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं और सबको कमेंट जरूर करना है कि 10 में से आपके कितने सही हैं। ठीक है, 10 नंबर में से कितने आपके नंबर आ रहे हैं, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, या 10 में से 10 आ रहे हैं तो भी कमेंट करना। ठीक है, चलो करते हैं। अब यहाँ पर तीनों लोग हैं, ए, बी और सी। अब ए किसी काम को 15 दिन में करता है, उसने ये बोला है कि वह बी से 3 गुना तेज है। बी से कितना गुना तेज है? 3 गुना। मतलब उसने उसके 1/3 में काम पूरा कर लिया होगा। अगर ये 3 गुना तेज है बी से, तो ये 45 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा? 45। क्योंकि आप ए और बी का स्पीड का रेशो देखो, उसने कहा बी से 3 गुना है, 3 गुना है, तो ये 3 एक इनकी स्पीड का रेशो है। ठीक है, और अगर मैं टाइम के रेशो की बात करूं, तो 1/3 हो जाएगा। अगर ए को टाइम लग रहा है 15, 1 बराबर 15 है, तो 3 बराबर कितना होगा? तो इसको 45 दिन लगेंगे, है ना। यूं नहीं के 5 दिन में ही कर लेगा, क्योंकि वो ए इससे 3 गुना है, इससे 3 गुना है, तो टाइम 1/3 लगेगा। यूं है, ऐसा सिस्टम है। फिर वो बोल रहा है जबकि बी जो है वो सी से दुगुना है। सी से दुगुना है मतलब सी 90 में करता होगा, तो ये आपका बी और सी में ऐसा है कि बी जो है सी से दुगुना है, तो 2:1 जो है उनकी स्पीड का रेशो है, तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा, टाइम का रेशो 1:2 हो जाएगा। अगर बी जो है 45 दिन में कर रहा है, तो सी कितने दिन में करेगा? 90। अब आपके पास ये आ गया है, ए 15 दिन में कर रहा है, बी 45 दिन में, सी 90 दिन में। बस इसके बाद तो सवाल बहुत सिंपल है ना। इसके बाद तो इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, जो कि 90 है। 15 से करेंगे, 15 छंग 90, 45 दूना 90 और 90 एकम 90। बस इन तीनों से करवाना है काम को कितने दिन में। तो काम एक साथ काम करते हैं, तो यहाँ पर 6 ने 2, 8 ने 1, 9, तो 9 से करेंगे तो इनको कितने दिन लगेंगे? एक साथ करने में 10 दिन लगेंगे। तो इसका सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा 10 दिन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? इस तरीके से आप लोग कर लेंगे, है ना। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने ये रहा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे बन जाना चाहिए, है ना, बहुत इजी वे में। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? ये क्वेश्चन देखते ही बन जाना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे देखते ही बन जाना चाहिए, क्योंकि समय पूछ रहा है तो बड़ा आसान है। इसमें कुछ भी नहीं करना है कि समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब दूरी में 180 मीटर लंबी ट्रेन है, लेकिन चाल आप लोग ध्यान रखना कि ट्रेन और समान दिशा में व्यक्ति भी चल रहा है, तो ट्रेन की स्पीड में से व्यक्ति की स्पीड माइनस करेंगे, 20 में 10 गया तो 10, 10 से करेंगे तो 18 सेकंड। इसका बिल्कुल सही जवाब आपका बन जाएगा। क्लियर है क्या? इस तरीके से आप लोग कर लेंगे, बहुत ही आसान है, सिंपल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलना, करने की कोशिश करना, क्या आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का बन जाए। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना जरूर, करने की कोशिश करना। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है, ठीक है। अर्जित लाभ हानि का 20 गुना है, यानी कि जो भी लाभ हो रहा है वो हानि जितनी हुई है उससे 20 गुना है। जब इसे क्रमशः 2138 यानी कि 2138 और 1256 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1094, 1298, 1947, 650। क्वेश्चन करना है ना, लाभ हानि का बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, दिमाग लगाइएगा, करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो समझो बात को, ये क्वेश्चन करने से पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई वस्तु जो है उसका क्रय मूल्य 100 है, ठीक है। मैं इसे एक बार मान लो उसका विक्रय मूल्य जो रखता हूं, मैं एक बार 120 रखता हूं, और एक बार जो है ना, एक बार जो है मैं इसका विक्रय मूल्य 60 रखता हूं। कितना रखता हूं? 60 रखता हूं। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर जो लाभ हो रहा है वो कितने रुपए हो रहा है? 20 रुपए हो रहा है। और ये जो यहां पर हानि हो रही है वो 40 रुपए की हानि हो रही है। तो मैं कह रहा हूं कि किसी वस्तु को बेचने पर, जब कोई वस्तु खरीद जाती है, उसका जो लाभ है
वो हानि का आधा है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि उसका जो लाभ है वो हानि का क्या है, आधा है, तो क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य होता क्या है, मैं विक्रय मूल्य में से अगर लाभ माइनस करता हूं तो क्रय मूल्य आता है क्या, जैसे विक्रय मूल्य में से यानी कि 120 में से लाभ माइनस करता हूं यानी कि 20 माइनस करता हूं तो क्रय मूल्य आता है। एक और चीज सेम टू सेम, मैं विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ देता हूं, अगर मैं हानि को जोड़ देता हूं तो भी क्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी कि 60 में अगर मैं 40 जोड़ देता हूं तो भी मुझे ये प्राप्त होता है। और अगर वो बोल रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में, जैसे मैं अगर मैं यहां पर रखूं इस क्वेश्चन को, तो बोल रहा है कि जो लाभ है ना, जो लाभ है वो हानि का कितना गुना है, 20 गुना है। अगर आप हानि को x मानते हैं, क्या मानते हैं, हानि को क्या मानते हैं, x मानते हैं, तो लाभ इसका 20 गुना यानी कि 20x होगा क्या? अगर लाभ हानि का 20 गुना है तो अगर हानि x है तो लाभ कितना हो जाएगा? अगर मुझे अब क्रय मूल्य पूछा है, उसने क्या पूछा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने आपको अभी समझाया है कि विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस करते हैं तो भी क्रय मूल्य आता है, और विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हैं तो भी क्रय मूल्य आता है, अभी समझाया। अब विक्रय मूल्य कितना है, एक बार तो 2138 है, तो 2138 में ये लाभ जो है 20x, ये माइनस कर दूंगा मैं तो क्रय मूल्य आ जाएगा। और एक बार विक्रय मूल्य मेरा 1256 है, इस 1256 में मैं हानि जोड़ दूंगा प्लस x कर दूंगा तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, दोनों बराबर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो माइनस का 20x है उधर जाकर के x में जुड़ेगा तो 21x बनेगा, और ये जो 1256 है प्लस का, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 8 में 6 गया 2, 13 में से 5 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 21 से इसको काटा, 21 चौक 84, फिर 4 बचा, 21 दूना 42, तो x बराबर क्या आ रहा है, 42 आ रहा है। अब x बराबर 42 यानी कि हानि कितनी हुई है, 42 रुपए की। अब मैंने वस्तु बेची थी 1256 में, और 1256 में बेचने पर मुझे हानि हुई थी, तो हानि प्लस करूंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि ये 42 रुपए इसमें प्लस करूंगा तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा 628 549 1298 रुपए। इसका बिल्कुल सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक? ऐसे आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। क्लियर हो रहा है? ऐसे क्वेश्चन हमने लाभ हानि में बहुत अच्छे से किए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, करने की कोशिश करना, क्या आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा, चेक करना सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चेक करना, यदि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 धात्विक गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाए तो उस नए गोले का व्यास कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। 12, 24, 30, 36 आप लोगों को सोल्व करना है, आंसर देना है, और ये भी गिनते चलना है कि आपके 10 में से आज कितने क्वेश्चन सही हुए। और जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप लाइक शेयर करते रहें, आप लोगों की वजह से ही ये क्लास चल रही है। ठीक है, वरना ये क्लास बंद हो गई होती अभी तक, है ना। ये जितने भी लोग देख रहे हैं, डेली लाइक कर रहे हैं, आप लोगों के कारण ही ये क्लास चल रही है। ठीक है, चलो देखो, तो 3 छोटे छोटे गोले हैं, है ना, इन तीनों को पिघला करके एक गोला बनाया जा रहा है। ठीक है, इनका, इसका जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब, इसका भी होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका भी होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक और जो बड़ा गोला बनेगा उसका भी आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां सब में 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई सब में कॉमन है, तो 4/3 पाई को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहां जो रेडियस है छोटे गोले की वो 6 है, तो 6 का क्यूब। यहां जो है वो 8 है, तो 8 का क्यूब। यहां जो है वो 10 है, तो 10 का क्यूब, बराबर इधर 4/3 पाई आर बड़ी वाली रेडियस का क्यूब। ठीक, 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000, बराबर आर का क्यूब, सबको जोड़ेंगे 1728, इधर बराबर आर का क्यूब। तो किसका होता है 1728, तो 12 का होता है, तो आर बराबर 12 आ रहा है, तो तुरंत 12 आंसर नहीं लगाना है।
क्योंकि क्वेश्चन की आखिरी लाइन जो है वो व्यास पूछा है, तो 12 रेडियस है तो व्यास इसका दुगना यानी कि 24 सेंटीमीटर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप सभी दोस्तों का बन रहा है वो बन रहा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये चीज सबको समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। हाँ, इसके अलावा जो लोग सारे चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, है ना, मेरे ख्याल से भी पढ़ ही लेना चाहिए। सबसे अच्छा समय तब होता है जब एग्जाम की डेट सामने ना हो। पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है पता है? जब एग्जाम की डेट पता ना हो, तब आपके पास भरपूर समय होता है, आप बहुत अच्छे से सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। तो सिलेबस पूरा अगर पढ़ना है मेंस का, तो आप 799 में पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर चल रहा है, ये कोर्स आपको मिलेगा लेयर 3 एजुकेशन ऐप में। ठीक है, लेयर 3 एजुकेशन ऐप में। ठीक है ना, तो आप लोग इस बार बिल्कुल मौका मत चुकिएगा, है ना। 799 में आपको बहुत अच्छे से सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, पढ़ना, करने की कोशिश करना। यदि संख्या x 4 5 6 2 9 द्वारा विभाज्य है तो x का मान कितना होगा? ये तो आप डायरेक्ट कर लेंगे ना, इसमें तो टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि 9 के विभाज्यता का नियम सबको पता है। 9 का नियम क्या है कि कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए, मतलब उसके अंक जैसे ये है x 4 5 6 2, इन सभी का योग अगर 9 का गुणज बनेगा तो 9 से डिवाइड हो जाएगी। 6 2 8, 5 4 9, 9 8 17, 17 में क्या जोड़ूं कि 9 का गुणज बन जाए? तो 18। 18 बनाने के लिए x का मान क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सभी का आ रहा होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें तो गड़बड़ नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर नजर डालना, ये क्वेश्चन करना, क्या आंसर इसका बन जाएगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन, लाभ हानि का, इसमें भी लगाना दिमाग, जरा करना कोशिश। ये कह रहा है कि एक वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित किया जाता है, अच्छा, तथा अंकित मूल्य पर 80 रुपए की छूट दी जाती है। यदि इसके बाद भी दुकानदार को 80 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। 450, 400 रुपए, 320 रुपए या 480 रुपए। 4 ऑप्शन आपके सामने। कोशिश करना आप लोग, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, करिएगा कोशिश, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। चेक करना आप लोग, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो देखो, एक चीज आपको समझना होगी कि अंकित मूल्य क्या होता है ना, विक्रय मूल्य क्या होता है और क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, अंकित मूल्य वो होता है जो हम लोग जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा, कपड़े वाले सेक्शन में अपन जाते हैं, कोई अच्छा सा टी शर्ट वगैरह कुछ भी कपड़े दिखते हैं अपन को, तो अपन जाते ही उसको पीछे से पलटाते हैं, उसके पीछे एक टैग लगा हो रहता है, उस पर अपन यूं पलटा के देखते हैं कि 1999, अरे 2000, तो उसको जैसे अपन छोड़ते हैं ना, 2000 देखा, वो क्या है? अंकित मूल्य है ना। जैसे किसी दुकान पे गए तो वहां पे अपनों ने देखा उस पर 800 है, तो अपने को दुकान पे तो समझ में आ रहा है कि यहाँ कम करेगा या 800 का 600 ही लेगा, तो वो जो 600 में खरीदा अपनों ने वो विक्रय मूल्य है उसका। और जब दुकानदार कहीं मुंबई वगैरह, कहीं सूरत वगैरह से लेके आता है, दुकानदार जिसकी दुकान है, तो वो जहां से खरीद के ला रहा है जींस को या टी शर्ट को या जो भी चीज खरीद के ला रहा है, वो उस दुकानदार का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। अब यहां जो आपको दिया है, उसने कहा दुकानदार को 80 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब दुकानदार क्या कर रहा है? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में बेचते समय 80 रुपए का लाभ कमा रहा है। मतलब उसने क्रय मूल्य जैसे 100 रुपए है तो वो बेचेगा कितने में? 180 में। और एक और चीज उसने बोली कि 80 रुपए की ही छूट दी जा रही है, मतलब डिस्काउंट जो भी अंकित मूल्य है उसमें 80 रुपए कम करके बेचा जा रहा है। और ये जो सारे ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन किसके पता है? विक्रय मूल्य के हैं, मतलब इसके हैं। अगर मैं यहाँ पर 450 रखता हूं तो फिर 80 घटाना, चलो एक काम करो, 450 की जगह 400 लेके देखते हैं, बहुत इजी पड़ेगा। तो जैसे 400 रुपए मैंने विक्रय मूल्य लिया, ठीक, अब क्रय मूल्य कितना रहा होगा? क्रय मूल्य कितना रहा होगा कि उससे 80 ज्यादा है ये, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 320 रहा होगा, तभी 80 कमा के 400 में बेचा होगा दुकानदार ने। और अंकित मूल्य कितना रहा होगा पता है? अंकित मूल्य 400 से 80 रुपए ज्यादा रहा होगा, 480, तभी 480 से कम करके 400 में बेचा होगा। अब यहां ये
ये चेक करने के लिए मुझे ये चीज काम आएगी क्या, कि क्या जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है क्या। इस 320 से ये अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 50% ज्यादा है क्या। तो 320 का 50% कितना होता है, आधा ही होता है। 320 का आधा 160, तो ये 160 ज्यादा है क्या। तो मैं जोड़ के देख लेता हूँ, 0, 6, 2, 8, 3, 1, 4, 400। हाँ यार 50% ज्यादा ही है, मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 400 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बोलो क्लियर है क्या। ऐसे आप लोगों को कर लेना है, ठीक है, क्लियर है, ऐसे आप लोगों को कर लेना। अब मान लीजिए आप लोगों को इसको डायरेक्ट करना है कि भाई हम तो ऑप्शन के बिना करना चाहते हैं। ऑप्शन के बिना फिर आपको जो है कोई भी एक चीज 100 मानना पड़ेगी। जैसे अगर मैं क्रय मूल्य 100 मानता हूं तो 50% अधिक अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। बोलो, और इससे ये 80 कम है ना, और इससे फिर ये 80 कम है, तो ये 160 कम है। बोलो, यहां से 80 ज्यादा फिर 80 ज्यादा, तो इनके बीच दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 160 का। और वो 160 का डिफरेंस यूं देखे तो कितना परसेंट है, 50%। और आपसे पूछा है कि भैया अंकित मूल्य कितना है या क्रय मूल्य कितना है, आपसे विक्रय मूल्य पूछा है ना। एक काम करो, क्रय मूल्य निकाल लो, 100 का गुणा कर दो, 50 दुना 100 और 160 का डबल 320। तो 320 आंसर मत लगा देना, इतनी जल्दी नहीं करना है, क्योंकि 320 क्या आया, क्रय मूल्य आया। क्रय मूल्य में 80 जोड़ेंगे तभी विक्रय मूल्य आएगा ना, क्योंकि क्रय मूल्य में 80 रुपए लाभ लेके बेचेंगे, तो 80 रुपए जोड़ के बेचेंगे, मतलब 400 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं, जैसा आप लोग 100 मान के भी कर सकते हैं, आप लोग ऑप्शन ले करके भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर है क्या। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को, सभी दोस्तों को समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आप लोग चलना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, सॉरी स्क्वायर लिख दिया इसने गलती से, क्यूब करना है, सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। करना कोशिश, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, ठीक है, चेक करिएगा। फॉलो करना सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, बन गया होगा। देखो घन का विकर्ण क्या होता है वो अगर आपको पता है, और घन का आयतन क्या होता है वो पता है, तो हो जाएगा क्वेश्चन। मतलब 3D के 2D के ये क्षेत्रमिति के क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब आपको फॉर्मूला अगर आता है तो क्वेश्चन आपके हाथ में है, फॉर्मूला नहीं आता है फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, ऐसा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो कर लिया होगा। देखो घन का जो आयतन होता है वो होता है A³ लेकिन विकर्ण जो होता है, विकर्ण जो होता है, घन का विकर्ण होता है A√3 होता है, ठीक है। अब विकर्ण जो है वो A√3 है, मतलब विकर्ण की लंबाई 6 है, तो आपकी भुजा क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी A जो है वो हो जाएगा 6/√3, है ना। अब आपको आयतन पूछा उसने, आयतन A³ होता है, मतलब A³ करेंगे तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, इसका क्यूब करेंगे तो 6 × 6 × 6, साथ ही साथ नीचे √3 × √3 बस इसको सोल्व करना है। तो √3 × √3 तो 3 हो जाएगा ना, 3 से करेंगे 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12×6 = 72, 72/√3 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा 72, हाँ √3 नीचे से हटाना पड़ेगा, परिमेयीकरण कर देंगे तो ऊपर भी √3 का गुणा, ऊपर नीचे भी √3 का गुणा, तो √3 से √3 वापस 3 बन जाएगा, 3 से करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 24√3 इसका सही जवाब होगा। ये रहा देखो, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर हो रहा है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना। किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है। अच्छा, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 8,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो आप लोग बताएगा। उसी रेट पे, पहले रेट आपको फाइंड करना पड़ेगी, उस रेट पे फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है, ठीक है। करिएगा कोशिश, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, चेक करना है, आंसर लाना है।
और ये जो लोग डेली देख रहे हैं, क्लास को लाइक कर रहे हैं, वो शेयर भी कर देना ताकि क्लास चलती रहे मेरे ख्याल से है ना, जब तक वर्ग 2 ना हो, है ना, वरना मुझे चांस नहीं लग रहे हैं कंटिन्यू होने के। तो आप लोग थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं ये चलती रहे क्लास। चलो देखो, हाँ ध्यान देना, अगर 100% की वृद्धि हो रही है, मतलब अगर मैं 100 रुपये ब्याज पे चढ़ाता हूं तो वो 200 बन जाते हैं, है ना। और आप लोगों को ये पता है कि साधारण ब्याज बराबर जो होता है वो होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब 100 रुपए की चीज 200 हो गई, या 100 रुपए 200 बन गए, तो 100 रुपए का ब्याज मिला होगा किस पर, 100 रुपए पर। रेट नहीं पता, लेकिन समय कितना था, समय था भैया 8 वर्ष, तो यहाँ 8 लिख देंगे, बटे करेंगे 100, 100 से 100 खत्म, 8 से करेंगे तो 12.5% की रेट आ रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 12.5। अब 8,000 रुपए पे चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है, कितने साल का, 2 वर्ष का। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं हम 2-1 करके, कैसे लगाते हैं 2-1। और 12.5% जो रेट है उसको हम लोग 1/8 कहते हैं। तो 8,000 का 12.5% निकालना मतलब 1/8 निकालना। 8,000 का 1/8 कितना होता है, 1,000। 1,000 का वापिस 12.5% मतलब 1/8, 1/8 कितना होता है, 125। तो 1,000 का डबल 2,000, फिर 125, तो 2,125, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब बन रहा है। बोलो क्लियर है क्या, ऐसे आप लोग करेंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आप लोग नजर डालना, करने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक है, और इस वीडियो पे लाइक करते हैं, लाइक का टारगेट रखते हैं 30 का ठीक है, 30 लाइक आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। आपके लिए एक स्पेशल चैप्टर आपको मैं लेकर आऊँगा, है ना, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक स्पेशल चैप्टर है ना, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, वो पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यूट्यूब पे, अगर 30 लाइक जो है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब लाइक के ऊपर है मामला भाई। ठीक है, पिछली बार बोला था मैंने मिनी टेस्ट का कि 30 क्वेश्चन करेंगे, वो टारगेट नहीं पूरा हुआ तो कैंसल। ठीक है, इसका टारगेट रखते हैं 30 लाइक का। ठीक है, चलो देखो जरा क्या आंसर इसका बन रहा है। नीलेश आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उसे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चेक करो। ये चैप्टर ऐसा है आयु वाला, आपके प्री में बहुत क्वेश्चन आए थे इसके। ठीक है ना, तो ये ऐसा भी नहीं था कि आपके सिलेबस में स्पष्ट लिख रखा था कि आयु वाले चैप्टर के क्वेश्चन पूछेंगे हम। पूछ लिए उनने डायरेक्ट, क्योंकि उन्होंने एक टॉपिक लिख रखा था छोटा सा, अनुपात समानुपात। अब अनुपात समानुपात में 4 चैप्टर आते हैं 4 में से एक एज वाला भी है, तो उसने ऐसे करके 40 क्वेश्चन दिए। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। नीलेश पिताजी, पिता और नीलेश, इनका ऐसा है भैया, नीलेश जो है 5 साल पहले, वर्तमान से 5 साल पहले अपने पिता से 20 वर्ष छोटा था, है था। ऐसा होगा क्या कि 5 साल बाद वो 5 साल ही छोटा रह जाएगा ये जो अंतर होता है ना, 20 साल छोटा 20 साल बड़ा, ये हमेशा रहेगा। हमेशा इन दोनों के बीच 20 साल का ही अंतर रहेगा। जैसे आप अपने पिताजी से 30 साल छोटे होंगे तो 30 साल बाद भी आप 30 साल ही छोटे होंगे। ऐसा नहीं कि 30 साल गए तो आप बराबर हो गए पिताजी के, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो 20 साल का अंतर अभी भी है। अब उसने कहा कि वो 5 साल पहले जो है अपने पिता से, 5 साल पहले अपने पिता 3 गुना था। मतलब अगर उसकी उम्र 1 थी तो पिता की उम्र कितनी थी, 3 थी। रेशो में अंतर कितने का है, 2 का। उम्र में अंतर कितने का है, 20 का। तो ये जो 20 उम्र है वो रेशो में 2 के बराबर है, क्योंकि अंतर 2 का है, तो 1 रेशो बराबर 10 हो रहा है। तो नीलेश की उम्र 10 है, पिताजी की उम्र 30 है। कब, 5 साल पहले। पिताजी की वर्तमान चाहिए तो 5 साल जोड़ दो, पिताजी की वर्तमान कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, बस हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। परीक्षा आपकी चुनाव के बाद होगी, है ना, जैसा मुझे लग रहा है। बाकी पहले भी हो सकती है, जैसा नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी आप लोग पढ़ते जरूर रहिएगा। ठीक है, और ये क्लास कंटिन्यू रखना है, लाइक शेयर करते रहिएगा, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है जो लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिन लोगों को सारे चैप्टर पढ़ना है वो तो ये शानदार कोर्स बिल्कुल ज्वाइन करें। सारे चैप्टर आपको 799 में पूरा कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ, पूरा 1 साल
की वैलिडिटी के साथ। ये पूरा आपके 200-250 वीडियो के इसमें है लगभग, तो ये आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सब एग्जाम में आपको काम आएगा। बहुत ही शानदार ये वीडियो कोर्स है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट।